डियर स्टूडेंट, इससे पूर्व के वीडियो में हमने साउथ साउथ डायलॉग की बात करी थी, जिसका अर्थ होता है विकासशील देशों के मध्य संवाद। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर दक्षिण संवाद, या उसे कहा जाता है नॉर्थ साउथ डायलॉग। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जैसा पूर्व में बताया जा चुका है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तीसरे विश्व के हितों के अनुकूल नहीं है। यह विकसित देशों के हितों की ही पोषण करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में असमानता, असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। इसलिए विकासशील देश वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग कर रहे हैं। लेकिन विकसित देश उनकी इस मांग को स्वीकार करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो विश्व में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना से इनकार करते हैं, जो कि उनको आर्थिक हानि पहुंचाने वाला हो। ऐसी स्थिति में विकासशील देश दो उपायों का सहारा लेते हैं। तो कौन कौन से दो उपाय हैं? इसमें जो फर्स्ट है वो है उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इस लेक्चर में। उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ होता है कि भौगोलिक आधार पर जो पूरा विश्व है वो दो गोलार्धों में बटा हुआ है। एक गोलार्ध कहलाता है उत्तरी और दूसरा कहलाता है दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में हमारे पास, इसमें हम आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोप के विकसित और धनी देश आते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के अविकसित, पिछड़े हुए, गरीब तथा विकासशील देश शामिल हैं। राजनीतिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए उत्तर या विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर से तात्पर्य पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले विकसित औद्योगिक देश हैं, जहां पर, जैसा कि आपको मालूम है कि वो तकनीकी दृष्टि से उच्च होते हैं, उनका उत्पादन अपनी चरम सीमा पर होता है। इसके अलावा वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लगभग पूरे विश्व का 70% पूंजी के साधनों पर इनका कब्जा होता है। इसके विपरीत दक्षिण से तात्पर्य उन विकासशील देशों से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए। उनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। इन देशों में तरह तरह के संकट देखने को मिलते हैं, जैसे कई तरह की सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, कई तरह के जनसंख्या विस्फोट है, ये सारी चीज़ें, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये सब चीज़ें इनकी समस्याएं जो है वो प्रमुख समस्याएं हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं उद्योग प्रधान होती हैं, जबकि विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि प्रधान होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि विकसित देश उत्तर की श्रेणी में आते हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान तथा अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देश दक्षिण की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर के विकसित तथा दक्षिण के विकासशील देशों के बीच नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या इनके बारे में किए गए वार्तालाप को उत्तर दक्षिण संवाद का नाम दिया जाता है। कैसे कि हमने चर्चा करी कि उत्तर के जो देश होते हैं उसमें पूंजीवादी देश होते हैं, जिनका कि पूरे विश्व के 70% आय पर हिस्सा होता है। और ये लोग, ये देश क्या होते हैं, इनमें मुख्य रूप से हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन आदि को शामिल करते हैं। जबकि जो दक्षिण के देश होते हैं वो विकासशील देश होते हैं, कम विकसित देश होते हैं, जिनमें की जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भुखमरी की समस्या देखने को मिलती है। और इन देशों में हम शामिल कर सकते हैं जैसे भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, लैटिन अमेरिकी देश इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो
तो इस तरह से जो उत्तर दक्षिण संवाद की ऐतिहासिक भूमि के बारे में हम चर्चा करें तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर के विकसित देशों का दक्षिण के विकासशील देशों पर साम्राज्यवादी नियंत्रण रहने के कारण विकासशील देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं और जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अधिकतर जो परतंत्र देश थे वो उत्तर की साम्राज्यवादी ताकतों के पंजों से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लग गए, लेकिन उनको इन स्वतंत्र होने में काफ़ी समय लगा। और दूसरी बात क्या है कि विकसित देशों द्वारा इन देशों के जो कच्चा माल था और अब बहुत समय तक उनका साधनों का दुरुपयोग किए जाने के कारण ये जो दक्षिण के देश हैं वो आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार हो गए। विश्व के 30% जनसंख्या वाले विकसित देश उनकी 70% जनसंख्या पर अपना नव उपनिवेश नियंत्रण कायम किए हुए हैं। नव उपनिवेश नियंत्रण मतलब अब क्या है, नियंत्रण वो राजनीतिक ना होकर के वो आर्थिक नियंत्रण हो गया है। विकासशील देशों की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो $700 है, जबकि विकसित देशों में ये $10,000 तक है। इस प्रकार से विकसित देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनको नए प्रकार का उपनिवेश बनाने में तुली हुई है। तो ये है कि उन पर ऋणों का बोझ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं। 1964 से 1967 तक व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते, जिसे गैट कहा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, के तहत विकसित तथा विकासशील देशों में निर्यात व्यापार संबंधी कुछ विचार विमर्श हुआ, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 1970 के दशक के प्रारंभ में विकासशील देश आर्थिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण पर जोर देने लगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु घोषणा एवं कार्यक्रम का मसौदा पारित किया, जिससे तब से ही अंकटाड, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आदि के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन की मांग लगातार उठने लगी। और उत्तर के विकसित देशों ने भी ये विचार विमर्श किया कि जो विकसित विकासशील देशों की जो उचित मांगे हैं उनको अनदेखा करना गलत होगा। इसलिए उन्होंने आपसी विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसे उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाने लगा। और इस संवाद को विकसित करने वाली घटनाओं ने विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि करने के प्रयासों को और भी तेज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंकटाड, ब्रांड आयोग हटाना है, इनके आधार पर इनके प्रयासों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर दक्षिण संवाद पर बल दिया गया। अब ये कौन कौन से जो प्रयास किए गए इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद के लिए सबसे पहले 1975 में पेरिस वार्ता की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा के बाद यह प्रथम प्रयास था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करनी है। दिसंबर 1975 में विकसित तथा विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि के लिए एकत्रित हुए और उसमें 8 विकसित तथा 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के आयोजन का श्रेय अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंजर को जाता है। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन 18 महीने तक चला और 1977 में समाप्त हुआ। इसमें भाग लेने वाले देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय तथा ऊर्जा, कच्चे माल, विकासशील देशों के वित्तीय मामलों के संबंध में 4 आयोग स्थापित करने पर सहमति जताई। विकसित देशों ने भी यह स्वीकार किया कि ऊर्जा की समस्या तथा आर्थिक विकास की समस्या के बीच गहरा संबंध है और
इसमें उत्तर के विकसित देशों ने दक्षिण के निर्धन देशों के लिए कुछ सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की, जिनमें गरीब देशों का बढ़ता तेल घाटा तथा जिस मूल्यों को स्थिर करने के लिए गरीब देशों की सहायता के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की बात स्वीकार की गई। लेकिन इस सहायता के बदले विकसित देशों ने 1973 की तेल संकट की मार को फिर से नहीं झेलने के लिए विकासशील देशों में स्थिर तेल मूल्यों व सप्लाई की गारंटी की मांग रखी। इस असंगत मांग ने इस वार्ता को विफल बना दिया और नियो की मांग को, मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग को गहरा आघात पहुंचा। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि विकसित देशों ने दक्षिण के देशों को कुछ सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की, जिससे कि उनका जो तेल का घाटा था वो, और एक विश्व कोष की स्थापना की बात की। लेकिन जो 73 में फिर से तेल संकट उत्पन्न हुआ, तो ऐसी स्थिति में विकासशील देशों में स्थिर तेल मूल्यों और सप्लाई की के कारण ये मांग विफल हो गई और इससे जो है ये संवाद विफल रहा। दूसरा प्रयास था हमारा, इसमें चर्चा करेंगे हम ब्रांट आयोग। ब्रांट आयोग दिसंबर 1975 की पेरिस वार्ता के असफल रहने पर विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा के सुझाव पर अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों से निपटने के लिए 1977 में एक गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग स्थापित किया गया, जिसे ब्रांट आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। उनके नाम पर ही इसे ब्रांट आयोग कहा जाता है। इसमें समस्त विश्व के देशों से सदस्य थे। भारत से भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर LK झा भी इस आयोग में थे। इसकी प्रथम बैठक दिसंबर 1977 में बोन में हुई थी और इस आयोग ने सामाजिक विकास समस्याओं के बारे में अपनी 2 रिपोर्ट, नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल तथा कॉमन क्राइसिस के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये 2 रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना है आपको, नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल तथा कॉमन क्राइसिस थी। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि विश्व शांति और सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण में पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है और इसके द्वारा ही सुरक्षा, तकनीकी आदान प्रदान, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उदारीकरण आदि पर वार्तालाप की जानी चाहिए। और बहुराष्ट्रीय निगमों के सुधार, बहुउद्देशीय व्यापार के संबंध में बहुत सारे सुझाव दिए गए और ब्रांट आयोग उत्तर दक्षिण संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र की महासभा का विशेष सत्र, भी इसी कड़ी में जोड़ा जाता है। फिर कानकुन सम्मेलन की बात आती है। तो इस तरह से विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में व्यापक परिवर्तन करके उन्हें प्रासंगिक बनाया जाए। लेकिन विकसित देशों ने इसका पूर्ण विरोध किया और यूएनओ के निर्णय को ही मानने के लिए कहा गया, क्योंकि उन्होंने ये माना कि विकसित देशों ने वो वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक तथा मुद्रा कोष का डायरेक्टर पश्चिमी यूरोप का ही नागरिक होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये देश क्या करते थे, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। इसलिए यूएनओ में ही निर्णय की बात उठाई गई और इस सम्मेलन में खाद्य समस्या, भुखमरी, कृषि विकास, व्यापार, ऊर्जा संकट आदि पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया, जिसमें कि जिंसों के आयात निर्यात संबंधी समझौते नए सिरे से हों, जिंसों के भाव स्थिर रखने के लिए अंकटाड के तत्वावधान में बताए जाने वाले जो कॉमन कोष की प्रगति को बढ़ाया जाए, विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए, रेशे संबंधी समझौते का नवीनीकरण हो, विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति को रोका जाए। तो इस तरह से जो है वो यूएनओ का भी ज़्यादा सक्सेस महासभा वाला भी नहीं हो पाया। इसमें अब जो प्रयास और भी हैं, तो कुछ प्रयासों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।